हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आई होप सब बढ़िया ही होगा। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो हमने ओरिएंटेशन सेशन डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था, और हमारे समीर सर भी साथ में थे, कि बताया था कि 6 तारीख से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण और समीर सर की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनको पहला लेक्चर लेना था। लेकिन चलिए, जो होता है इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आज से स्टार्ट करते हैं। मैं उस दिन बताया था कि मैं आपको फिजिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। तो आज पहले मैं सोचा कि बेसिक मैथ और वेक्टर पढ़ाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम एनएलएम से कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, जिससे आप समझें कि हाँ भाई, टीचर में पोटेंशियल है। और उसके बाद एनएलएम के बाद हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, या वेक्टर से पहले हम बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे। मतलब समझिए, एनएलएम के बाद हम बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर पे आएंगे, उसके बाद हम काइनेमेटिक्स पे आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाम तो पता ही है आपको, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। हम आगे चल के फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल फॉलोसी। अब पहले एरिस्टोटल कौन था ये जान लीजिए। एरिस्टोटल एक क्या थे? ग्रीक फिलोसफर थे। और फॉलोसी का मतलब क्या था? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप भैया मुझसे ये पूछिए, भैया अगर रॉन्ग स्टेटमेंट है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एरिस्टोटल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने लिखित में कुछ हमको थ्योरी दी थी, कॉन्टिन्यूअस फोर्स और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने दिया था लिखित में, इसलिए हम पढ़ रहे होते हैं इनको। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला क्या था? अ कांस्टेंट इन अ कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। अब समझते हैं ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि पढ़ लें तो ठीक लग रहा है, तो अब समझते हैं रॉन्ग क्यों है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने बोला क्या था? कांस्टेंट एंड अ कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम पहले इस पे नोटिस करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, तो वही होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या आता है? वेलोसिटी जो होती है आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, और जैसे कि हम यहाँ बना देते हैं कि एक कोई m मास की बॉडी है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? कांस्टेंट इन अ कंटिन्यूअस फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कांस्टेंट है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। अब इसमें बोला गया है कंटिन्यूअस फोर्स, मतलब समय समय बढ़ते जाएगा तो फोर्स भी लगती रहेगी, और फोर्स अगर लगती रहेगी तो फोर्स बढ़ती रहेगी। अगर फोर्स बढ़ती रहेगी, मान लो अगर फोर्स बढ़ती रहेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, समझे? तो अगर मान लो अपनी फोर्स बढ़ती रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी कारण से ये स्टेटमेंट गलत होता है, समझे? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फोर्स। हम फोर्स पे आते हैं। फोर्स क्या होता है? अब फोर्स आपको पता है क्या होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, हमें इसको मूव करना हो तो हमको इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में पुश और पुल करना होगा, जिसके वजह से बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो मूव करेगी, अगर मूव कर रही होगी तो हमें इसे रोकना होगा, तो किसी भी डायरेक्शन में हमें इसको पुश करना होगा या फिर पुल करना होगा, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या होगी? रेस्ट पे आएगी। या फिर अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो और हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना हो तो हमें एट एन एंगल फोर्स लगाना होगा, जिसके वजह से क्या होगा? इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, इट इज़ अ पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ईदर फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और स्पीड अप और स्पीड डाउन और डायरेक्शन चेंज। ठीक है, ये पूरी कहानी हम समझ चुके हैं। तो हमने 2 टॉपिक कवर किया, एरिस्टोटल फॉलोसी, फोर्स। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, हम लेक्चर्स में होगा क्या? लेक्चर में आपकी इंपॉर्टेंट क्रिप्स थ्योरी, जो कि सारी थ्योरी हम कवर कर रहे होंगे और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सभी जितने भी आगे टॉपिक्स आने वाले हैं उसके ऊपर सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल हम कवर कर रहे होंगे, जिससे क्या होगा? अगर आपकी नज़रों के सामने सभी टाइप के न्यूमेरिकल निकल जाएंगे नोट्स के अंदर ही, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज है, कोई भी मॉड्यूल क्वेश्चंस ईजिली टैकल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे अब बात करते हैं, फोर्स भी हो गए, एरिस्टोटल भी हो गया। अब बात करते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर।
नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा ईएम फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके 4 तरह के होते हैं ये। कॉन्टैक्ट फोर्स भी ईएम फोर्स होती है, टेंशन भी ईएम फोर्स होती है, विस्कस फोर्स भी ईएम फोर्स होती है, स्प्रिंग फोर्स भी ईएम फोर्स होती है। और आपको सच में इसको मेमोराइज करना होगा क्योंकि पूछा जाता है ये। तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग यही होता है। और सबसे वीकेस्ट कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सिंपल आपको ये मेमोराइज करना है। अब तक जितना भी आ रहा है आपको बस मेमोराइज करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स। अब जो फोर्स की डेफिनेशन में जो ये बातें लिखी थी, स्टेट ऑफ मोशन, ईदर फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, स्पीड अप, स्पीड डाउन और डायरेक्शन चेंज। अब ये पूरी जो कहानी लिखी थी हम यहाँ पे समझ रहे होंगे, समझिएगा। एक बॉडी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमें इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमें स्पीड बढ़ाना है, तो इसी डायरेक्शन में और फोर्स लगा देना है, जिससे क्या होगा, इसकी स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये बॉडी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। ठीक है, स्पीड अप स्पीड डाउन हम समझ गए। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया तो स्पीड डाउन हो जाएगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उससे एट एन एंगल हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, वो फोर्स का बॉडी का डायरेक्शन चेंज करेगा। लेकिन इसमें अब गेम समझिएगा, इसके 2 कहानी बनती है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा होगा, तो जो फोर्स का कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन पे लग रहा होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में फेवर कर रहा होगा, तो जो वो कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा उस वेलोसिटी को और इंक्रीज करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन चेंज भी कर रहा है एज वेल एज स्पीड अप भी हो रहा है। ठीक है, अब जैसे इसका अपोजिट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसके अपोजिट एट एन एंगल पे फोर्स लग रही होगी और वो थीटा एंगल पे लग रहा होगा, तो जो उसका कंपोनेंट आएगा वो इस वेलोसिटी के अगेंस्ट कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और वो क्या कर रहा होगा, स्पीड डाउन कर रहा होगा। डायरेक्शन चेंज भी हो रही होगी और एज वेल एज स्पीड डाउन भी हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में शेप एंड स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा। जैसे एग्जांपल कर लीजिए कि ये एक पाइप है, रबड़ की पाइप है, और ये रबड़ की पाइप है जो आपने नॉर्मली देखी होगी, मोटर वाली पाइप जो होती है, जैसे सिलेंडर की जो पाइप होती है वो ये रबड़ की पाइप है। अगर हम इसको इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से ऐसे पुल करते हैं तो क्या होगा, ये नैरो हो जाएगी और स्ट्रेच कर जाएगी। ठीक है, वही बात लिखा है। अगर पाइप को हम दोनों डायरेक्शन से पुल कर रहे होते हैं तो क्या होगा, वो नैरो हो जाएगी और थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो वही चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो फोर्स क्या कर रहा होता है, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंजेस लाता है। जैसे एग्जांपल कर लीजिए, एक बॉल, जो आपने स्माइली वाली बॉल होगी, अगर अपने हाथों से इसे कंप्रेस कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। वो क्या होता है, कंप्रेस होने के कारण उसकी साइज छोटी हो जाती है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा है। तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एरिस्टोटल पॉलिसी क्या है? एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने एक पॉलिसी मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट, इन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था वो इंपॉर्टेंट है, समझ लो एक बार, समझ तो गए होगे, बस मेमोराइज करना है। अब कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे थे तो उनको कॉन्टिन्यूअस फोर्स नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अगर कॉन्टिन्यूअस फोर्स लग रही होगी तो इनडायरेक्टली क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन। जो फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं फोर्स। फोर्स क्या है, एक फोर्स और पोल है। ये क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा था। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको स्पीड मतलब उसको मूव करेगा, अगर बॉडी बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकेगा, अगर बॉडी मूव कर रही है एट एन एंगल फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन चेंज होगी। पूरी कहानी ये लिखी है और ये चीज़ मैंने आपको इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स समझा दिया है। 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, समझ गए होंगे। पर आपको मेमोराइज करना और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे देखते हैं यूनिट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मेमोराइज करना है। तो पहले एक बात, फोर्स क्या होता है अपना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया kg, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का होगा kg और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो MKS यूनिट क्या हुआ, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS यूनिट आपको दोनों याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लेवल पे और JEE मेन के लेवल पे। MKS और CGS यूनिट याद होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है।
तो mgs यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, cgs यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होगी फोर्स की यूनिट। अब हम बात करते हैं SI यूनिट क्या है। mgs में न्यूटन, जिसे n से डिनोट कर रहे होते हैं। cgs यूनिट आती है डाइन। और ये चीज़ मेमोराइज करना, जो 1 न्यूटन होता है वो 10 की पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये आपको मेमोराइज करना है। और फोर्स का डायमेंशन वो तो सबको बचपन से पता है, ml/-2 होता है। क्या होता है, ml/-2। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, आपको कुछ ही मतलब रेयर केसेस में आपको मिलता है ये। तो जैसे कि mks यूनिट 1 kg वेट कितना होता है, 9.8 न्यूटन, अप्रॉक्स 10 न्यूटन होता है। ये तो आपको बचपन से पता है, 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। cgs यूनिट कितना होता है, 1 ग्राम वेट, 980 डाइन और 1000 डाइन। ठीक है, मोस्टली आपको मेमोराइज करना है। अगले टॉपिक पे आते हैं, हम बात करते हैं इनर्शिया। पहले इनर्शिया की डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, और समझते हैं इनर्शिया क्या होता है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अ बॉडी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और इट इज़, और इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन एक और होती है, और इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट ट्राइज टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। बाकी ये बात लिखिए, अभी ये चीज़ समझने वाली समझाऊंगा। पहले मोटा मोटा समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। अब ठीक है, ये एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, जब तक बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। देखो, ये बॉडी रेस्ट पे है, जब तक इस बॉडी पे बाहर से मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, तब तक ये बॉडी जो है अपने आप को मूव नहीं करेगी। या फिर कोई बॉडी अगर मूव कर रही होगी, अगर देखो पहले सबसे पहले वाले एग्जांपल आते हैं, अगर मूव नहीं करेगी तो ये कौन सा इनर्शिया हुआ, कौन सा टाइप ऑफ इनर्शिया हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर बॉडी कंटिन्यूसली ऐसे मूव कर रही है और इस पर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, तो ये बॉडी कंटिन्यूसली ऐसे मूव करती रहेगी। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रही है कंटिन्यूसली, तो मान लीजिए ऐसे करके डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर ना लगे तो ये जो है अपना डायरेक्शन चेंज करती रहेगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अ बॉडी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये होता है। एक दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इज ट्राई टू अपोज द चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब आते हैं, जो इनर्शिया होता है, जो उसका जो मेजरमेंट क्या होता है, मास। तो मास क्या होता है, मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक बात और लिखिए, जो मास होता है, अब देखो इसमें बोला है कि मास जो होता है इनर्शिया का मेजरमेंट होता है, मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये बात नोटिस करना, मास और इनर्शिया सेम नहीं होते हैं। इनर्शिया क्या होता है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। इसका मतलब जो इनर्शिया और मास होता है वो दोनों इक्वल नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। तो हमने समझा दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो अगर इस पर बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे तो ये अपनी रेस्ट पे रहेगी, ज़िंदगी भर हमेशा रेस्ट पे रहने वाली है। तो एग्जांपल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, अगर बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे तो ये मूव करती रहेगी, तो इसका एग्जांपल हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। अब एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर बॉडी ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रही है और इस पर बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करती रहेगी। ये हो गया इस एग्जांपल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अपने अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ पे आते हैं। ये कुछ थोड़ा बहुत आपने इनर्शिया पढ़ा है, तो जो मैंने अभी आपको इनर्शिया पढ़ाया जस्ट पहले, तो कुछ आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, इसीलिए इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया में क्या था, अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर उस पर बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग रही हो तो वो रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, और आगे भी मैंने पूरा समझाया था इनर्शिया क्या था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता क्या है, जानते हैं पहले। आइए, एवरीबॉडी मेंटेन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जो इनर्शिया की कहानी थी, सेम डिट्टो कहानी यहीं पे है। तो ये तो हमें पहले ही समझ में आ गया था, लेकिन हमें इस पर समझना क्या है वो देखिए पहले।
फर्स्ट लॉ प्रोवाइड्स द क्वालिटी ऑफ फोर्स दैट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब इसमें नोटिस क्या करना है हमें, इसमें बोली गई है क्वालिटी ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ फोर्स दैट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब क्वालिटी ऑफ फोर्स कैसी होनी है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए? अगर मैं बार बार एक बात बोल रहा था अनबैलेंस फोर्स, वो आप समझेंगे। क्वालिटी ऑफ फोर्स दो तरह की, एक होती है बैलेंस फोर्स, एक होती है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स पे बात करते थे, अगर बॉडी कोई, जैसे एग्जांपल बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही होती है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कितना होता है? जी। कितना होता है? जी। जैसे कि मान लीजिए अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा और मास का जो mg आएगा नीचे, mg नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। तो ये क्या हो गई? बैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर अनबैलेंस फोर्स पे बात करते हैं, तो एक बॉडी होगी जो ऐसे आगे मूव कर रही होगी, तो जो उसका फोर्स अप्लाइड आगे की तरफ है, तो बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही होगी, और वो अगर रफ सरफेस पे मूव कर रही है तो रफ सरफेस में कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा, न्यू, कुछ ना फिक्स फ्रिक्शन होगा न्यू, तो फ्रिक्शन पीछे लग रही होगी। मान लीजिए अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ एफ अप्लाइड से, तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स बड़ी होगी एफ अप्लाइड से, तो इवेंचुअली कुछ समय के बाद क्या होगा? बॉडी जो होगी वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये किसका हुआ? अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हुआ। तो यही बात थी, जो फर्स्ट लॉ होता है वो किसके बारे में बताता है? हमें क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ का मेन मुख्य डेफिनेशन क्या थी? एवरी बॉडी मेंटेन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, पूरी कहानी समझे? ये है पूरी कहानी। फर्स्ट लॉ प्रोवाइड करता है हमें क्वालिटी ऑफ फोर्स, क्या क्वालिटी होती है फोर्स की, क्या वो बैलेंस होती है कि अनबैलेंस होती है। फर्स्ट लॉ हमें इसके बारे में बता रहा होता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम हम आगे चल के समझेंगे, लेकिन एक टॉपिक अभी समझा रहा था तो अभी आ गया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल आपका ये रहा, फ्री फॉल। मतलब फ्री फॉल यूनिफॉर्म, जैसे कि बॉडी आगे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, तो क्या होगा? उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा? बॉडी एट रेस्ट, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और वो रुका होगा, तो वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स, मतलब सभी डायरेक्शंस पे जितने भी इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है और नीचे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो सभी तरह की फोर्स अगर बैलेंस हुई तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? लीनियर मोमेंटम। हमने इससे जस्ट पहले क्या पढ़ा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल रहे होते हैं। उसमें हमने मोटा मोटा क्या सीखा कि वो जो लॉ है वो हमें क्या बताता है? हमें बताता है क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ फोर्स। क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता है। लेकिन जो अपना लीनियर मोमेंटम है वो हमें क्या बता रहा होता है? क्वालिटी ऑफ फोर्स। किसके बारे में बता रहा होता है? हमें क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता है। इससे आप में मोटा मोटा एक मतलब दिमाग में कुछ समझ में आएगा कि जो लीनियर मोमेंटम है हमें वो क्वांटिटी के बारे में बता रहा होता है, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो हमें क्वालिटी ऑफ मोशन के क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम पता ही अपने बचपन 9th क्लास में देखते आ रहे हैं। इसको डिनोट करते हैं पी से। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। मोस्टली इसी से सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले होते हैं। एक न्यूमेरिकल लिया है, आगे अभी हम और न्यूमेरिकल लेंगे जो आपको अभी हम समझाएंगे। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो व्हाट्सएप वाली इंग्लिश समझ लेना। इसकी डायरेक्शन अलोंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। जिस डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी अगर इस तरफ मूव कर रही है तो इसके इस तरफ डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जिसके वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा? आपके लीनियर मोमेंटम लग रहा होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अलोंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/t-1। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, मूव कर रही है वेलोसिटी कितनी? 2ik + j + 3k मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मतलब लीनियर मोमेंटम अपना वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसका आगे तक के मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। पहले हम सॉल्व करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम P = mv। मास कितना है अपना? मास अपना 2, वेलोसिटी कितनी दी हुई है अपनी
2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप ये होती है। तो क्या हुआ ये 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये आ गई अपना लीनियर मोमेंटम, क्योंकि अभी किसमें वेक्टर फॉर्म में है। हमें इसका चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो p का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इन अंडर रूट। इसका आंसर क्या आएगा 4 4 16, 2 2 4, 6 36, इतना हुआ 56 अंडर रूट 56। और इसके यूनिट क्या है जो मैंने आपको बताई है अभी, kg मीटर पर सेकेंड। ये होगा इस तरह। हम फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, आपको क्वांटिटी ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता है, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो इससे मैंने जस्ट इससे पहले टॉपिक पढ़ा था क्या होता है, वो क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता है। लीनियर मोमेंटम आपको क्वांटिटी ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P=mv। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अलॉन्ग होगी। इसके यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, mlt-1। ये क्वेश्चन आया था जिसमें एक पार्टिकल इसका मास 2 kg है, इसकी वेलोसिटी इतनी दी हुई है, हमने फॉर्मूला पुट किया, ऐसे करके निकाला। इसमें हमसे पूछा क्या गया था, मेन चीज़ हमसे पूछी गई थी इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह निकालते हैं। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता है तो हम नेक्स्ट इसके बाद हम वेक्टर पढ़ रहे होंगे चैप्टर, तो हम उसको समझाएंगे आपको। तो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, तो आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बॉल है जिसकी मास 2 kg है, वो इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। एक बॉल दूसरी है जिसका मास 5 kg है और वो x डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो पहला हम इसका मोमेंटम रखते हैं P1। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना है 10, कितना हुआ 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी बॉल का, जो बॉल 2 है उसका लीनियर मोमेंटम लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 5, वेलोसिटी कितनी है 4, 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपने कर लिया होगा, बिल्कुल फॉर्मूला पुट करने वाला है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ समझनी है, वैल्यू तो दोनों की सेम आ रही है, मतलब इसका मतलब ये समझना है कि ये जो बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है और ये बॉल जो इस डायरेक्शन में जा रही है, इनकी वैल्यू सेम आई। इसका मतलब जो है कि दोनों बॉल का लीनियर मोमेंटम सेम है, ऐसा नहीं है। मैंने जब लीनियर मोमेंटम का टॉपिक पढ़ाया था तो एक बात बोली थी, लीनियर मोमेंटम किसके डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में इंटरस्टेलर वेलोसिटी लग रही होती है। अब जब दोनों का वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में है तो जो दोनों का लीनियर मोमेंटम होगा वो भी अलग होगा। इसका मतलब ये बॉल 1 और बॉल 2 का दोनों का लीनियर मोमेंटम अलग है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम 1 इज़ नॉट इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ 2। क्यों? क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमको ये बात समझनी थी। अब एक है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। इसका एग्जांपल क्या है, बॉल रिबाउंड। एक वॉल है, वॉल पे आपने ऐसे बॉल फेंकी तो बॉल टकराने के बाद दोबारा रिबाउंड होती है। उस एग्जांपल से हम लोग चेंज इन मोमेंटम समझ रहे होंगे अभी। जैसे कि ये वॉल है, एक बॉल m मास की इस पे इस तरफ फेंकी गई और ये रिबाउंड हुई सेम वेलोसिटी से। अब हमने एक बात समझनी है, अगर वॉल है, एक आप भी इसको अपने दिमाग में सटा लीजिए, एक वॉल है, अगर वॉल की उस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो पॉजिटिव साइन होगा, अगर हम इस डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, बॉल जो है इस डायरेक्शन में पहले जा रही है तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, mv_i कैप। ठीक है, और फाइनल क्या होगा, इस डायरेक्शन जब वो रिबाउंड होकर इस डायरेक्शन में आएगी तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv-i कैप। अब हमें पता है डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और वो क्या है, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है, माइनस mv, तो दोनों आई है तो हम लिख सकते हैं। और पी इनिशियल कितना है, पहले से माइनस प्रेजेंट है, और पी इनिशियल कितना है, mv। तो ये कितना हुआ, -2mv।
ठीक है। और मोस्टली आपसे कोई क्वेश्चन में ना, आप जितने भी इसके वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे तो कोई आपसे ना क्या कहते हैं माइनस का खेल नहीं पूछने वाला, डायरेक्टली आपसे क्या होगा मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। तो जो इसका डेल्टा पी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा 2 MV। आपको एट दी एंड यही रिजल्टेंट मेमोराइज करना है, ठीक है।